ये आकाशवाणी है। मैं भी। आज प्रस्तुत है श्री पी वेणु के तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक मैं भी। आखिर पहुंच ही गया। बहुत अंधेरा हो गया है। अच्छा है, किसी को शक नहीं होगा। हाँ, वहां एक चाय की दुकान है, लेकिन उसमें 2-4 लोगों के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा है। अब किसी तरह टापू भी पहुंचना है। हाँ, एक मांझी दिखाई दे रहा है। पता नहीं अब नाव चलाएगा कि नहीं, देखता हूं। माझी, अयो माझी, ओ माझी बाबा, अरे सुनो तो। बोलो साहब। क्या बात? मुझे वो टापू पहुंचना है। नाव चलाओगे? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं चलाएं, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। आइए आइए आइए, आ जाइए। हाँ, इधर से इधर चढ़िए। इधर से। अच्छा, लगता है आप आखिरी बस से उतरे हैं। आखिरी वाखिरी छोड़ो, यहाँ बस पहुंची तो मैं अकेला मुसाफिर था बस। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये सामान पकड़ो। देखो, इस नाव में किसी को नहीं चढ़ाना, समझे? वैसे पार जाने का क्या लोगे? अरे साहब, अब आपसे क्या मांगू। अब देख लीजिए, अंधेरा तो बहुत हो गया है। हाँ हाँ, बारिश का मौसम भी है और वो नदी में बाढ़ का पानी भी ज्यादा है। मैं जानता हूँ। और फिर आप अकेले भी जाना चाहते हैं तो जो वाजिब समझे दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 200 दूंगा। मोल भाव किए बगैर ये सामान नाव में रख दो। जी वो 200। क्यों, कम है? और चाहिए? अरे आदमी की इच्छा की भी सीमा होनी चाहिए। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि 200 तो बहुत ज्यादा है साहब। हैं? देखिए 100 ठीक है। 100? वैसे तो 100 रुपए भी ज्यादा है, लेकिन अब 200 के मुकाबले में आधे हैं ना, तो आपको देने में भला क्या तकलीफ हो सकती है। अरे क्या अजीब आदमी हो तुम। जी एनीवे, ये सामान लो। लाई भीग गया तो बेकार हो जाएगा। धीरे धीरे से। अरे कोई बात नहीं, घबराइए नहीं साहब, घबराइए नहीं। आप ऐसा करो, लकड़ी पकड़ो। हाँ हाँ, नाव में चढ़ो। धीरे धीरे धीरे। हाँ साहब, हाँ, अब आप इस लकड़ी के ऊपर बैठो। अरे क्या करो भाई? अरे मेरी पेटी नीचे क्यों रख दी? पूरा सामान भीग जाएगा, उसे ऊपर रखो। रखा हूँ साहब। ठीक है। जी बस हो गया। हाँ, बस ठीक है। अब नाव निकाल लो, चलो। वैसे उस पार पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा साहब। 1 अब घंटा? ऐसा है ना कि बाढ़ का पानी ज्यादा है, नहीं तो इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ। आप आराम से बैठो साहब। हाँ, आराम से बैठा हूँ। चलाओ। चल भैया। हेलो, आल कॉलिंग। हाँ, मैं ठीक हूँ, नाव पर चढ़ गया। बस 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा। सब ठीक ठाक है। ओके, ओवर एंड आउट। हे बाबा, इस नदी की बीच धारा में कितनी ठंड है, कितनी शांति है ना माझी? अरे साहब, नदी के बीच तो हमेशा ठंडी हवा ही बहती है। वैसे बाबा, आपका नाम क्या है? सब मुझे बाबा बोलते हैं। अरे अब नहीं, जब आप छोटे थे तब आपका क्या नाम था? अरे साहब, मैं तो बचपन से ही बाबा हूँ। हैं? मेरा नाम बाबा है साहब। अच्छा, उम्र क्या होगी? अरे साहब, उम्र यूँ समझिए 70 से कुछ ज्यादा ही होगी साहब। ओहो जी। ये चढ़ती उम्र में मेहनत करने की बजाय आप खा पीकर आराम कर सकते थे। अरे साहब, अब खा पी कर आराम करने से वक्त कैसे कटेगा? आदमी आलसी हो जाएगा कि नहीं? अरे साहब,
जब तक ऊपर से बुलावा आए और मेरी सांसें चलती रहे तो कुछ ना कुछ तो करके रोजी रोटी कमाते ही रहना चाहिए ना। अरे बाबा, मैं ये नहीं कहता कि कोई काम मत करो, अब लेकिन ऐसी ऐसी रात में आराम करते तो अच्छा था ना। अरे साहब, पूरे दिन वो मोटर वाली नाव है ना, वो चलती है। अब बड़े लोग तो जल्दी जाना पसंद करते हैं, सो उसमें सवारी करते हैं। मेरी नाव में कोई नहीं चढ़ता साहब। वो तो साहब ऐसा है कि अंधेरा होते ही मोटर वाली नाव बंद हो जाती है ना, और दो चार आप जैसे मुसाफिर जो आखिरी बस से उतरते हैं वो मेरी नाव में सफ़र कर लेते हैं। बस अब 10-15 रुपए ज़्यादा देकर टापू पहुंच जाते हैं। बस बस ऐसे ही कुछ कमा लेता हूँ साहब, बस और क्या। मेरा शोषण है। क्या कहा साहब? अब बाबा, अब ये बड़े लोग मोटर, नाव, लॉन्च वगैरह चलवाकर मजदूरों का जीना हराम करते हैं और उनके पेट में भी लात मारते हैं। अरे साहब, अब दिन बदल रहे हैं। अब देखिए ना, पुराने जमाने में लोग पैदल जाया करते थे, अब कार, रेल, बस, मोटर गाड़ी में घूमते हैं साहब। आप ये दुनिया की रफ्तार है ना, बड़ी तेज हो गई। अरे खैर, बाबा ये बताओ कि तुमने नाव चलाना कैसे सीखा? ये नाव तो साहब मुझे अपने पुरखों से मिली थी, और फिर मेरे पिताजी ने नाव चलाकर पेट पालने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी साहब। और तुम भी कल अपने बच्चों को ये नाव देकर आजीवन रोजी रोटी कमाने को कहोगे, है ना? जी बाबा। वो देखो, वो उस पार इतनी रात में लाइट दिखाई देती है। कहाँ साहब? वो उधर देखो। हाँ हाँ हाँ, लगता है उस ओर कोई जीप खड़ी है। जीप? जीप है कि पुलिस? अब देखो तो सही। पुलिस? तुमने अच्छी तरह देखा? नाव रोको, रुको। अरे साहब, आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? वो ऐसा है ना कि पहले मुझे लगा कि पुलिस की जीप है, पर साहब यहाँ से देखने पर तो ये वैन लग रही है साहब। वैन? नहीं साहब, नहीं, पुलिस जीप नहीं है साहब। ओह अच्छा, अगर वैन है तो हमारे ही लोग होंगे हैं। अब देखो, अब नाव धीरे धीरे चलाना है। जी, संभाल कर जाना होगा, संभाल कर। वैसे साहब एक बात बताऊं मैं आपको, अब पुलिस होने पर हमें क्या चिंता है साहब? अब हाँ, चोर डाकू लोग ही पुलिस से डरते और कतराते हैं, हम क्यों डरे हैं? अब हमें क्या फिक्र है? अब वैसे बाबा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरा कोई बच्चा नहीं साहब। हैं? अब साहब इस नाव की कहानी भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी। जब मेरे हाथ पैर जवाब दे देंगे तो अपनी नाव किसी दोस्त को सौंपकर मैं इस दुनिया से विदा ले लूंगा साहब, बस और क्या। और कुछ दिन बाद अगर यहाँ पुल बन जाए तो बड़े लोग उसी पुल का इस्तेमाल करेंगे, है ना? तब आपके मांझी दोस्त क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? कैसे पेट भरेंगे? अरे साहब, मुझे मत डराओ कि 10 साल के बाद प्रलय होगी। अरे साहब, 70 साल से देख रहा हूँ, कोई न कोई बदलाव तो आ ही रहा है साहब। और साहब, फिर मुसीबत आने से पहले ही भला हम क्यों मरे? ऊपर वाला है ना, वही रास्ता दिखाएगा। ऊपर वाला? जी। क्या तुम्हें ऊपर वाले पर विश्वास है? लो साहब, बात कर लो। और किस पर विश्वास कर सकते हैं साहब? देखिए साहब, भगवान, सत्य और न्याय, इसी से दुनिया आगे बढ़ रही है। नहीं तो साहब अब तक ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती और ये आकाश जो है ना टूट चुका होता। बाबा तुम्हारे भोलेपन पर मुझे तरस आता है, तरस। पर दादा मांझी, बाप मांझी, और तुम्हारे बच्चे पोते मांझी। छी 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 छी। मांझी की भी क्या कोई जिंदगी है? इस महान देश में दरिद्रता कब खत्म होगी? दरिंदों से कब छुटकारा मिलेगा? कब? साहब देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, हमारे वतन की निंदा मत करो साहब। हमारा देश तो बहुत महान है साहब। इसमें कई धर्म हैं, कई जातियां हैं और कई बोलियां हैं साहब। ये देश है ना, ये सबको एक जैसा मानता है और साहब सभी को इसने जगह दे रखी है। नहीं साहब नहीं, देश को मत डांटना, उसकी निंदा मत करना साहब। हाँ, आदमी को बोलो साहब, उसके दिमाग और विचारों की निंदा करो। उसकी तो अकल साहब कभी घास चढ़ती है और कभी मिट्टी खाती है। अब देख लो साहब, एक ही नाव में बैठे आपके और मेरे विचार तो अलग अलग है ना, तो साहब करोड़ों लोगों वाले इस देश का तो क्या कहना
अरे साहब, अब जितने आदमी होंगे उतने ही उनके विचार भी होंगे हैं? अब सभी लोग मेरे जैसे सांचे में तो ढले नहीं है साहब। अरे बाबा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितने पढ़े लिखे हो? अरे साहब, हमारी क्या पढ़ाई है। मेरा तो जन्म इसी नाव में हुआ और मैं इसी नाव में पला और बड़ा साहब। लेकिन बाबा, बातें तो तुम ऐसी करते हो जैसे कि पूरी दुनिया देख लियो। अरे साहब, मैं तो बचपन से इस नदी मैया के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लोगों को पहुंचाता रहा हूँ। कैसे कैसे आदमी हैं साहब, अच्छे हैं, बुरे हैं, पापी, भले, भोले और बददिमाग, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, कई कई बोलियां बोलने वाले हैं साहब। तरह तरह की बातचीत सब सुनता रहता हूँ साहब। जो भी बात मेरे गले के नीचे उतरती है साहब, उसे मानता हूँ। हाँ, और दुनिया और लोगों को भी समझता हूँ साहब। बस अब साहब, ये कोई बड़ी बात है क्या? और इसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है साहब? अरे नहीं तो। लेकिन बाबा, तुम पर जो भी गुजर रहा है उसे कम से कम जानने की कोशिश तो करो। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, न कि भोलापन। एक बार अपनी आंखें खोलकर देखो। लंबे अरसे से पीढ़ी दर पीढ़ी दबे हुए तुम लोगों का इतिहास देखो। ठंडे लहू वाले उन मुर्दों को देखो जो क्रांति नहीं जानते। अरे साहब, अब आपकी बातें तो हमारी समझ में नहीं आती साहब। बाबा, हम अभी आपको समझा देते हैं। जी। मेरी बातें ध्यान से सुनो, ध्यान से। देखो बाबा, तुम तो जानते हो कि देश के कोने कोने में अत्याचार बढ़ गए हैं, जिस पर किसी का काबू नहीं। मुझे देखो, मुझे, मैं बीए पास हूँ, बीए, नौकरी तलाशी, और इस व्यवस्था ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। मैंने अपनी आंखें खोली। जो भी अत्याचार, डकैती, लूट वगैरह होती है, उनका सामना करना है। इसीलिए मैंने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश के कोने कोने में मेरे जैसे लोग इकट्ठे हुए ताकि अत्याचार और डकैती से निपट सके। हमें आतंकवादी और उग्रवादी की उपाधि देकर गलत प्रचार किया जा रहा है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इस सड़ी हुई व्यवस्था को पूरी तरह दुनिया से उड़ाएंगे हम। यही हमारा ध्येय है। साहब, हाँ, आपकी बातें ना ये पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रही हैं साहब। फिर भी हाँ, अच्छी जरूर लग रही है साहब। अब ये तो सच है कि बदलाव चाहिए, और साहब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साहब। बस वही तो हमारा ध्येय है, वही। और इसके लिए हमें आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। बोलो, हमारी मदद करने का क्या लोगे? बाबू साहब, आपके विचार अच्छे लगते हैं, महान लगते हैं, सुनने से ही खून खौलने लगता है साहब। लेकिन बाबू साहब, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अच्छे दिन आने की पूरी उम्मीद हो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ साहब। मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुछ चाहने वाले की मदद करने से पुण्य की कमाई होती है। आपके पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे, बिल्कुल ठीक। बाबा, इस समाज में हो रहे शोषण का अंत करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, बिल्कुल। अब चाहे तुम आतंकवादी बोलो या उग्रवादी, जैसी तुम्हारी मर्जी। देश के सभी राज्यों में हम जैसे लोग हैं। पैसे और गोले बारूद की जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। योजना बनाने और मार्गदर्शन देने को बड़े और होनहार लोग हैं जो हमारे नेता हैं। सुन रहे हो ना? हाँ जी जी। नहीं, मेरी बातें समझ में आई? हाँ, अरे बाबू साहब, अब बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं ना, वो तो आधी अधूरी समझ में आती हैं। पर आपकी बातें ना साहब अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से अच्छे दिन आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इसीलिए तो हमारी ये तमाम कोशिशें और बलिदान है। कोशिश? कैसी कोशिश? आज राजनीतिज्ञ, नेता लोग और सरकार हमारे आगे गिड़गिड़ाते हैं। पूरी व्यवस्था बम, गोले बारूद से तिलमिला उठती है।
तुम्हें तो पता होगा कि हाल ही में वो तुम्हारे शहर में सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, सर्कस स्टैंड और स्कूली बच्चों की बस में एक ही समय में बम विस्फोट हुआ। सरकारी ढांचे की सांस बंद होने को हो गई थी। क्या कहा? क्या कहा? वो सब तुम्हारा काम था साहब? उस दिन सबकी जुबान पर एक ही बात थी साहब। ये मेरा ही काम था, मेरा। अ पावरफुल वार्निंग टू द गवर्नमेंट। चेतावनी, चेतावनी। चेतावनी हो या कुछ और, लेकिन साहब, बेचारी माँ बहन के सुहाग को बर्बाद कर और मासूम बच्चों की बलि देकर। और कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं बाबा। महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ चीजों की बलि देनी ही पड़ती है। पूरे देश में हमारा पेशा लोगों को जागृत कर रहा है। नदी से घिरे इस टापू में हमारी बातें अभी तक नहीं पहुंच पाई और यहाँ के लोग अभी भी अनजान हैं। इसलिए ये सामान, ये बक्सा, ये वहां जा रहा है। इसमें बम हैं, गोले बारूद हैं। और देखो, हमारे कुछ दोस्त वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। वहां वैन में बैठे इन चीजों का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें कहां कहां रखना है, कैसे विस्फोट कराना है, पूरी की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। और कल शाम तक ये विस्फोटक सामग्री टापू के कोने कोने में पहुंचकर गूंज उठेगी। और तब उन लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें हमारी क्या मदद करनी है ये समझ लो। इस सामग्री को सावधानी से हमारे दोस्तों के पास पहुंचाना है और आगे से ऐसी सामग्री को समय समय पर पहुंचाना होगा। जो तुम चाहोगे, जो भी चाहोगे उसको मिलेगा। समझ गए ना? हाँ बाबू साहब, समझ गया। मुझे और क्या करना होगा? देखो, किनारा जैसे ही पास आएगा, चारों तरफ पुलिस वैन वगैरह देखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना। समझ गए? और अभी और कितना समय लगेगा? सब समय तो बस अब हम टापू के पास आ ही गए हैं साहब। साहब, बहुत सी नई बातें जान गया हूँ, बहुत सी। मेरा दिमाग है ना साहब, जरा गर्म हो गया है। बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ साहब। हाँ, अब क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ, बोलो बोलो। हमें तुम्हारी सलाह चाहिए। नहीं, सलाह नहीं देनी साहब। भला कोई अनपढ़ आदमी भी सलाह दे सकता है? मैं बूढ़ा हूँ साहब, मेरे विचार भी बूढ़े हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे विचारों को तुम पसंद करोगे कि नहीं करोगे साहब। अरे कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। बोलो बोलो। ये बताओ कि श्रमिकों और मजदूरों का शोषण कैसे हुआ? बंधुआ मजदूर कैसे पैदा हुआ? बताओ। बाबू साहब, तुम्हारा खून अभी गर्म है, इसमें जोश है बाबू साहब। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, और अब मेरी बात शांति से सुनो। देखो साहब, हमारी जिंदगी धीरे बहने वाली इस नदी की तरह है। अंधेरे में ठंडी नदी में चिलम जलाकर, हाथ में पतवार पकड़े, नाव में बैठकर सुखमय यात्रा करना ही हमारा ध्येय है। जो भी पैसा मिले, रोटी खाएं और मीठी नींद सोएं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई लालच नहीं कि हमारी नाव आकाश में उड़े या चंद्रमंडल में हम नाव चलाएं और लाखों कमाएं। बाबू साहब, इस टापू में हम लोग बहुत खुश हैं, चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब हम जैसे लोगों के वास्ते आप क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? क्यों अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं? हम अपने जीवन की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन क्यों? ये आप जैसे लोगों के लिए है, आपकी भावी पीढ़ी के लोगों के लिए। इसीलिए ये बलिदान है। ये कैसा बलिदान है बाबू साहब? कैसा बलिदान है? बम विस्फोट से निरीह लोगों की हत्या करके, बस को जलाकर, रेल को उड़ाकर,
अरे साहब, ये भी कोई बलिदान है? इसे तुम बलिदान कहते हो? ए बाबू साहब, किसी की बर्बादी में कितनी देर लगती है, हैं? अरे कुछ ही मिनटों में बर्बादी हो जाती है। बर्बादी नहीं है, ये दीमक लगी है इस समाज को। तो बाबू साहब, उसका इलाज करो ना। अगर समाज में ये दीमक अच्छी नहीं लगती तो इसे ठीक करने की कोशिश करो। इसके लिए पूरे वतन को आग लगाने की क्या तुक है साहब? तुम मेरे विचारों और सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे हो बाबा। तुम बूढ़े हो चुके हो। यह क्रांति तुम्हारे लिए नहीं है, भावी पीढ़ी के लिए है। आंखें खोल कर देखो तो पता चलेगा। बाबू साहब, मेरी नजरों के सामने मुझे से आंखें खोलने को कहते हो? शाबाश शाबाश। देखो बाबू साहब, मैं तुम जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी सोच जरूर सकता हूं। और सोचने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। उम्र कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए। बाबू साहब, ये लोगों को डरा धमका कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? बाबा, डराना धमकाना नहीं, लोगों को जागृत करना और जगाना है। चाहे कुछ भी हो बाबू साहब, तुम्हारे बम से अगर मेरा लड़का मर जाए और मैं जागते हुए तुमसे हाथ मिलाकर सरकार से लड़ूं, उस दिन सुबह जिन बच्चों को बस में सवारी करने के लिए मैंने इसी नाव से उतारा, उन्हीं बच्चों की राख शाम को इसी जगह मैंने विसर्जित की। वो सब बाबू साहब, वो सब मेरी आंखों के सामने है। उनके माँ बाप के दुख दर्द को मैं कैसे बखान करूं? अब फिर भी तुम चाहते हो कि मैं मानूं कि तुम्हारा रास्ता सही है। ओहो, तुम तो भाषण बहुत देते हो। अब तक मैं आपका भाषण चुपचाप सुनता रहा, अब मेरी बारी आई तो उकताने लगे। आराम से बैठ जाओ। बाबा, मेरा भाषण अभी पूरा नहीं हुआ है साहब। मैं समझता हूं कि तुमसे सिद्धांतों की चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। तुम जैसे बेकार लोगों से कोई फायदा नहीं। ए बाबू साहब, तुम्हारे न चाहने पर भी क्रांति जरूर आएगी। तुम्हारे बाद में आने वाली पीढ़ियां ये क्रांति लाएंगी। सागर की ऊंची ऊंची लहरों जैसी ऊंची लहरें जो खेती बाड़ी को डुबो देंगी, बंजर बना देंगी और हरियाली को खत्म कर डालेंगी। ये सही है बाबू साहब कि हमें बदलाव चाहिए, लेकिन ये बदलाव नदी की बाढ़ की तरह आना चाहिए। जैसे धरती नई मिट्टी से भर जाए और अधिक उपजाऊ हो जाए। अरे बाबू साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, ऐसी क्रांति के बारे में सोचो ना। ओके। लगता है हमारे विचार कभी नहीं मिलेंगे। फॉरगेट इट, छोड़ो। नाव जरा जल्दी चलाओ। चलो। साहब, मैं आपको बता दूं कि हम अब उस पार नहीं पहुंच रहे हैं। जी, ये बम आपके दोस्तों तक नहीं पहुंचेंगे। शांति और हरियाली भरी हमारी जिंदगी में आग लगाकर इस टापू को कब्रिस्तान मत बनाओ साहब। बाबा, तुम्हारी कोशिश सफल नहीं होगी। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे बम विस्फोट को नदी माँ की बलि चढ़ा दूंगा। ए बूढ़े, मैं इतना कायर नहीं हूं कि मैं चुपचाप बैठकर तुम्हारा खेल देखता रहूं और तुम मेरे देखते देखते मुझे पानी में ढकेल दो। हमारा इतना राज जानने के बाद मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दूं? तूने ये पिस्तौल देखी? इसकी घोड़ी दबाने से गोली बाहर निकलेगी और तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो देरी किस बात की है? चलाओ अपनी गोली और मुझे जान से मार डालो। ए बाबू साहब, किनारा अभी 1 मील दूरी पर है। नदी की इस तेज धारा में क्या तुम पतवार चलाते हुए उस पार पहुंच सकते हो? नहीं ना? हाँ, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें तैरना नहीं आता। देखो बाबू साहब, मेरी जिंदगी के अब कोई मायने नहीं है और तुम जानते हो बाबू साहब
कि मेरे बिना ये नाव उस पार नहीं पहुंचेगी। ओह गॉड, बुद्धा कहता तो ठीक है। खैर, इसे कुछ समय जीवित रहने देता हूँ। उस पार पहुंचते ही मेरी आंखों के इशारे भर से मेरे दोस्त इसका काम खत्म कर डालेंगे। तब तक मुझे चुपचाप रहना चाहिए। अब ओके, अब ठीक है बाबा, तुम बड़े हो, तुमसे मैं बहस करना नहीं चाहता। देखो, मुझे बस उस पार पहुंचा दो, फिर तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते। बस अब नाव तेज चलाओ। अरे ये क्या हो रहा है बाबा? अरे ये कैसी तेज हवा चलने लगी? अरे बाबा, ये उल्टी दिशा में ले जा रही है। ये नाव कहाँ जा रही है बाबा? बाबा, ये नाव कहीं डूबने वाली तो नहीं है? कोई बात नहीं बाबू साहब, कोई बात नहीं। वो हवा ने दिशा बदल ली है बस। बाबा, वो लगता है तूफान आने वाला है। लेकिन बाबा, अच्छा, पहले पर्दा उतारना है, पाल उतारना है। हाँ। तो जरा रस्सी खींचो। हाँ, जल्दी करो, जल्दी। अरे जल्दी करो, नहीं नाव डूब जाएगी, जल्दी करो। ना बाबा, ना, एक मिनट। बाबा, ये काम मेरे से नहीं हो रहा। अब तुम इस तरफ आ जाओ, रस्सी खींचो। आओ। अरे आ रहा हूँ। ये रस्सी में गांठ पड़ गई है, खुल नहीं रही है। अरे इतनी जोर से मत खोलो। अरे लगता है ऊपर से वो गरारे टूटने वाली है। अरे बचो, सावधान। अरे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। पहले मुझे ऊपर उठाओ। देखो बाबा, मेरी गांठें खोलो, मुझे जाने दो बाबा। बाबू साहब, मैं पतवार पानी में फेंक कर विरासत में मिली इस नाव को अपने टापू के नाम पर बलिदान करता हूं। हमारे टापू में कदम रखने वाले उग्रवाद रूपी राक्षस की बलि चढ़ाने के लिए, समझे? और सुनो, मैं तैरकर तुम्हारे दोस्तों से नजर बचाकर उस पार पहुंचूंगा। पुलिस और अफसरों को तुम्हारे गिरोह के राक्षसों की पूरी जानकारी दूंगा और मातृभूमि की रक्षा करूंगा। मेरा क्या होगा? तुम नाव से बंधे हुए हो और नाव भंवर में पड़ने वाली है। तुम उसमें फंसकर चूर चूर हो जाओगे, धारा में डूबकर मर जाओगे। बस इसी तरह ये उग्रवाद भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बाबू साहब, शांति बचनी चाहिए, केवल शांति, केवल शांति। मैं भी। अभी आप श्री पी वेणु के तेलुगु नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री वी मुरली ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय। भाग लेने वाले कलाकार थे वी.एम. बडोला और योगेंद्र टिक्कू। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।